ओ 155 हिंदी। अध्याय 1041 शीर्ष 1002। माइकल यहाँ। मैं प्रतिभागियों के क्षेत्र की ओर उतर ही रहा था कि तभी मुझे परिचित आवाज सुनाई दी। जैसे ही मुझे परिचित आवाज सुनाई दी, मैं उसकी ओर उड़ चला और उसके मालिक के पास उतरा। रिया, काफी समय हो गया है, मैंने उससे गले लगाते हुए कहा। मेरे कुछ ही दोस्त शीर्ष 1000 में जगह बनाने में सफल रहे हैं और रिया उनमें से एक है। इससे पहले मैंने उसके बारे में जानकारी पढ़ी थी और उसकी छाती पर बैज देखकर मुझे पता चला कि वह सुप्रीम में शामिल हो गई है। आप सिल्वरस्टोन अकादमी में कब शामिल हुई? मैंने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। लगभग 8 महीने पहले, ठीक उसके बाद जब मैं एडमिंटाइन बन गई थी। उसने जवाब दिया। हाँ, वह 8 महीने पहले एडमिंटाइन बन गई थी, एक्सेल्सियर डिवीजन में शामिल होने के लिए मेरे जाने के लगभग 1.5 महीने बाद। ऐसा लग रहा है कि तुम एक शक्तिशाली सम्राट ग्रेड संगठन में शामिल होकर ठीक काम कर रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी तरह उसके संगठन को भी उसे सभी प्रतिभागियों की जानकारी प्रदान करनी चाहिए, और उसके पास जो खुफिया जानकारी है वह मेरी जानकारी से अधिक विस्तृत होगी क्योंकि यह सर्वोच्च संगठन से है। मेरा एक सम्राट संगठन खुफिया नेटवर्क में इसकी तुलना नहीं कर सकता। यदि आप मेरे समूह में शामिल हो जाते हैं तो मेरे साथ नरमी से पेश आना। माइकल, मैं होम रन नहीं बनना चाहती, उसने हंसते हुए कहा। मैं उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सका। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं उसे होम रन की तरह फेंक सकता हूं, विशेष रूप से उसके भयानक डायमंड डिफेंस के साथ। हम अभी बात कर ही रहे थे कि 10 बज गए और एक खूबसूरत महिला जो लगभग 30 वर्ष की थी, एक लंबा काला गाउन पहने मंच पर प्रकट हुई। देवियों और सज्जनों, मैं आपका यहाँ पुनः कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए स्वागत करती हूँ, उन्होंने अपनी मधुर आकर्षक आवाज में कहा, जिसने वहां उपस्थित लगभग 10 लाख लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आज आप सभी को इसका इंतजार था, शीर्ष 1000 के बीच मुकाबला, उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। इसके जवाब में उसे लाखों लोगों से जोरदार जयकार मिली। टॉप 1000 की लड़ाई के नियम बहुत सरल हैं। उन्हें 20-50 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जहां वे अपने समूह के प्रत्येक सदस्य से लड़ेंगे। उन्होंने बताया, प्रत्येक समूह से अधिकतम मुकाबले जीतने वाले 5 लोगों को शीर्ष 100 में स्थान मिलेगा। इस पर दर्शकों ने फिर से तालियां बजाईं। अब बिना किसी देरी के आइए इन शीर्ष 1000 लोगों को उनके समूहों में विभाजित करें, उन्होंने कहा। जैसे ही 1000 लोगों का प्रक्षेपण सामने आया और वे रूले की तरह घूमने लगे। जल्द ही रूले टूट गया और सभी प्रक्षेपण विभिन्न समूहों की ओर बढ़ गए, जब तक कि सभी 20 समूह 50-50 लोगों से भर नहीं गए। ऐसा लगता है कि हम एक ही समूह में नहीं हैं, रिया ने अफसोस की सांस के साथ कहा। फिर तो हमें शीर्ष 100 में मिलना होगा, मैंने कहा, क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा जो मेरे समूह में शामिल हो गए थे और मुझे खुशी और निराशा दोनों हुई कि मेरा कोई भी दोस्त मेरे समूह में नहीं था। एलेन, जिल और रिया तीनों बहुत शक्तिशाली हैं और उनसे निपटना बहुत कठिन है। एलेन और जिल ने बहुत ताकत हासिल कर ली है, जिसके खिलाफ मैं फिलहाल जीत नहीं पा रहा हूं, जबकि रिया के पास मेरे जितनी ही ताकत है, लेकिन डायमंड की रक्षा इतनी मजबूत है कि उसे इस तरह की रक्षा से थोड़ा सा भी घायल करने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा। शीर्ष 1000 में शामिल होने वाले प्रतिभागी शीर्ष 100 में आने के लिए 4 दिनों के दौरान 50-50 लड़ाइयां लड़ेंगे और मैदान में 20 छोटे छोटे अखाड़े बनाए गए। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि वे हमें ऐसा शो देंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा, उन्होंने कहा और ऊंचे मंच की ओर उड़ चली। देखते हैं कौन किससे लड़ता है, उसने कहा, और सभी 20 समूहों का प्रक्षेपण हिलने लगा, जिसमें समूह ई भी शामिल था, जिसका मैं हिस्सा हूं। कुछ सेकंड के झटकों के साथ ही प्रत्येक समूह के 2 प्रतिभागियों के 2 प्रक्षेपण सामने आने लगे। ऐसा लगता है कि आप और मैं पहली लड़ाई में नहीं हैं, उसने कहा, क्योंकि हम दोनों को अपने समूहों में लड़ने के लिए नहीं चुना गया था। मैं ये देखकर काफी निराश हूं कि पिछले सप्ताह की सभी लड़ाइयां देखकर मेरे अंदर युद्ध की भावना इतनी तीव्र हो गई थी कि मैं अखाड़े में कूदकर लड़ना चाहता था। 20 समूहों में से 40 प्रतिभागियों का चयन किया गया था और अब वे मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने अपने समूह के उन 2 लोगों को देखा जिन्हें मुकाबले के लिए चुना गया है। वे चैंपियनशिप के दौरान चुने गए शीर्ष 500 लोगों में से एक हैं, उनकी ताकत औसत है और मुझे उन्हें खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही चाल की आवश्यकता होगी। मेरे समूह में केवल 3 ही ऐसे हैं जिन्हें मुझे गंभीरता से लेने की जरूरत थी। 3 में से एक को प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है, जबकि सम्राट और तानाशाह ग्रेड संगठनों ने अन्य 2 का संदर्भ दिया है। उनकी ताकत गिल्डमास्टर स्तर की है, जो उन लोगों के समान है जिन्होंने लेवल 2 इनहेरिटेंस को स्वीकार किया था।
उनमें से एक के पास एक कला है जबकि अन्य दो के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है जब तक उनके पास कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें 1 मिनट के भीतर हराने में कोई समस्या होगी। मैंने 20 अरेना में हो रही लड़ाइयों को देखा, इनमें से आधी लड़ाइयां 20 सेकंड के भीतर समाप्त हो गईं, तथा अपने समूह से लड़ने के लिए नए लोगों का चयन किया गया, जबकि उनमें से आधे अभी भी लड़ रहे थे। लड़ाई शुरू से ही तीव्र होती है, हर कोई जल्द से जल्द लड़ाई खत्म करना चाहता है क्योंकि यह एकमात्र लड़ाई नहीं है जो उन्हें लड़नी होगी। 4 दिनों में उन्हें 50 लड़ाइयां लड़नी होंगी, यानी प्रत्येक दिन उन्हें 10 से अधिक लड़ाइयां लड़नी होंगी। इतनी बड़ी संख्या में लड़ाइयां और इतनी बड़ी संख्या में लड़ाइयां सिर्फ दर्शकों के आनंद के लिए नहीं है। उनका उद्देश्य एक्ट ओवर में लोगों के लिए बीज का चयन करना है, और इसके लिए उन्हें उन लोगों के हर पहलू को देखना होगा जिन्हें वे कई लड़ाइयों के माध्यम से चुन रहे हैं। 10 मिनट बीत गए और 10 मिनट में 50 से अधिक मुकाबले समाप्त हो गए। मैं सिर्फ मुकाबलों को देख रहा था और उन पर टिप्पणी कर रहा था, और अचानक मैंने ग्रुप बी में एक परिचित छवि को चमकते देखा, और कुछ सेकंड बाद एलेन प्रतिभागी क्षेत्र से अंदर आए। उसने अपनी खूबसूरती और व्यवहार से आधे दर्शकों की आंखों को तुरंत मोहित कर लिया। 1 मिनट बाद वह एरिना में दिखाई दी और नीना नाम की एक पतली सुनहरे बालों वाली लड़की के सामने खड़ी हो गई। रेफरी ने जैसे ही लड़ाई शुरू की, लड़ाई खत्म हो गई क्योंकि एलेन पतली सुनहरे बालों वाली लड़की के सामने अपनी तलवार गर्दन पर रखे हुए दिखाई दी। सुनहरे बालों वाली लड़की काफी हैरान दिखी क्योंकि यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे पता ही नहीं चला। यह अंत आश्चर्यजनक नहीं है, पिछले 10 मिनट में कई लोगों ने अपने कई प्रतिद्वंद्वियों को इस तरह से हराया है। ये लड़ाई को समाप्त करने का एक त्वरित और कुशल तरीका है। रेफरी ने एलेन को विजेता घोषित किया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एलेन उसी शांत भाव के साथ एरिना से बाहर निकल गई जिस भाव से वह आई थी। मैं अभी एलेन को जाते हुए देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरा नाम मेरे ग्रुप की स्क्रीन पर आ गया है। लगता है कि मेरी लड़ाई का समय आखिरकार आ गया है। मैंने अपनी छवि के प्रक्षेपण को देखते हुए सोचा। शुभकामनाएं, रिया ने कहा जब मैं लड़ाई के लिए उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद। मैंने कहा कि भले ही मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरा प्रतिद्वंद्वी औसत है, वह सिर्फ लेवल 1 इनहेरिटेंस ताकत वाला कोई व्यक्ति है। महाद्वीप के अन्य स्थानों के लिए ये ताकत कुछ खास होगी, लेकिन इस प्रतियोगिता में यह औसत ताकत के बराबर है। नल, मैं जैसे ही प्रतिभागी क्षेत्र से बाहर निकला, प्रवेश द्वार पर खड़े काले सूट में एक आदमी ने मेरी पीठ पर हल्के से थपथपाया। मैंने जाने से पहले उसे धन्यवाद दिया। पीछे वाले सूट में जो आदमी है वह राजा स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति है, और उसने बस मुझ पर एक छोटी सी ऊर्जा सुरक्षा जोड़ी है जो मुझे किसी भी घातक हमले से बचाएगी। जल्द ही मैं एरिना में पहुंच गया और अपने आप को एक गंजे किशोर के सामने पाया जो लगभग मेरी ही उम्र का था। वह पूरी तरह से बख्तरबंद है और उसकी कमर पर एक काला कृपाण है जो मेरी कमर पर रखे सादे कटा आइव की तुलना में काफी सुंदर लग रहा था। क्या आप दोनों तैयार हैं? सफेद वर्दी वाले रेफरी ने हम दोनों से पूछा और हमने एक स्वर में सिर हिलाया। झगड़ा करना। हमारे सिर हिलाने के साथ ही रेफरी ने जैसे ही लड़ाई समाप्त की, मैं अपने स्थान से गायब हो गया और उस गंजे किशोर के सामने आ गया जिसने अभी अभी अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली थी जब उसकी धातु की तलवार उसकी गर्दन से बस एक बाल की दूरी पर थी। भाड़ में जाओ, उसने गाली दी और पराजित आह भरते हुए अपनी तलवार को वापस म्यान में डाल दिया। इस आदमी को अपनी जीत के बारे में बहुत बड़ी उम्मीदें होंगी और वह भीड़ को प्रभावित करना चाहता था क्योंकि उसने इतने सुंदर कवच पहने थे और इतनी सुंदर तलवार का इस्तेमाल किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका प्रतिद्वंद्वी में ही था जिसने उसे अपने म्यान से हथियार पूरी तरह निकालने से पहले ही हरा दिया था। माइकल जार विजेता, रेफरी ने घोषणा की। एरिना से बाहर निकलने से पहले मैंने रेफरी और अपने प्रतिद्वंद्वी को सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। मैं आसपास के एरिना में चल रही लड़ाई को देखते हुए प्रतिभागियों के क्षेत्र में चला गया। अधिकांश लड़ाइयां काफी उबाऊ हैं, लेकिन उनमें से कुछ काफी दिलचस्प हैं। कुछ मजबूत लोगों को जोड़ा गया है और वे अच्छी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जिससे दर्शक उनके लिए जोर से जयकार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लड़ाई, रिया ने कहा जब मैं अपनी कुर्सी पर वापस बैठा तो मैंने बस मुस्कुरा दिया। लड़ाई पूरी तरह से उबाऊ थी। मेरा प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से हथियार निकालने में भी सक्षम नहीं था, इससे पहले कि मैं उसे पूरी तरह से हरा देता। कुछ और मिनट बीतने के बाद रिया का नाम बोर्ड पर दिखाई दिया और वह लड़ने के लिए प्रतिभागियों के क्षेत्र से बाहर चली गई, लेकिन 2 मिनट बाद वापस लौट आए। मेरी तरह उसने भी 1 सेकंड के भीतर अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर दिया।
समय बीतता गया और अखाड़े में हर घंटे अधिक से अधिक मुकाबले होते रहे। मुझे हर घंटे में कम से कम एक बार बुलाया जाता और मैं 1 सेकंड के भीतर ही वह मुकाबला खत्म कर देता। मैं अकेला ऐसा नहीं हूं जो ऐसा कर रहा हूं, मेरे सभी मित्र और अन्य लोग जिनमें शक्ति है, वे ऐसा कर रहे हैं। अंततः पहला दिन समाप्त हो गया और रात में मैंने वही किया जो मैं अधिकतर दिनों में करता हूं। प्रशिक्षण और सोने से पहले मैंने परिवार के साथ कुछ समय बिताया और इस तरह अगला दिन फिर से शुरू हुआ। टॉप 1000 का दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह ही बिना किसी दिलचस्पी के बीता। एलेन और जिल ने भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को एक ही चाल में समाप्त कर दिया था। केवल रिया ने ही एक से अधिक बार लड़ाई लड़ी थी और मैंने सोचा था कि मुझे उसकी अद्भुत डायमंड क्षमता फिर से देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, उसने तीसरे मूवमेंट में ही अपनी लड़ाई समाप्त कर दी, अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर पर जोरदार वार करके उसे बाहर कर दिया। तीसरा दिन शुरू हुआ और मैंने सोचा कि यह कल जैसा ही होगा। जब दोपहर में मैंने प्रतिद्वंद्वी को देखा, मैं अपने प्रतिद्वंद्वी का चेहरा हूं जो स्क्रीन पर चमकता है। सावधान रहना, ये थोड़ा ताकतवर है, रिया ने कहा जब मैं एरिना की ओर चलने के लिए उठा। मैंने उसे देखकर सिर हिलाया और एरिना की ओर चल दिया। मेरे प्रतिद्वंद्वी का नाम डग जॉनसन है और वह सदस्य है जिसे ब्लेजिंग स्पीयर सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ने 4 महीने पहले स्वीकार किया था। खुफिया जानकारी के अनुसार उसने लेवल 2 इनहेरिटेंस स्वीकार कर लिया था और स्कॉच स्पीयर नामक कला के पहले स्तर को समझ लिया था। वह एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वह मेरी 10 चालों से 5 मिनट अधिक समय तक टिक सकेगा। जैसे ही मैं अखाड़े में दाखिल हुआ, मेरे प्रतिद्वंद्वी ने भी दूसरी तरफ ऐसा ही किया और हम 5 मीटर के अंतर पर आमने सामने आ गए। क्या तुम दोनों तैयार हो? रेफरी ने पूछा। हम दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। लड़ो, उसने कहा। जैसा उसने कहा, हमला करने के बजाय मैंने भेड़िए के भगवान के कवच को सक्रिय कर दिया, जो एक पल में मेरे शरीर पर प्रकट हुआ, ठीक मेरे प्रतिद्वंद्वी पर विरासत के रूप में। पुह, बच्चे, क्या तुम्हारे पास रहस्यवादी विधि से बेहतर कुछ नहीं है? उसने हंसते हुए कहा। ठीक उसी समय जब मैं उसे मेरे खिलाफ अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की सलाह देने वाला था। हमारी वर्तमान शक्ति में कोई भी रहस्यमय विधि का उपयोग नहीं करता है, जैसे कि गुप्त विधियां। गलत, वे रहस्यमय विधियों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये रहस्यमय विधियां उनकी विरासत से जुड़ी हुई हैं, और यह बहुत स्पष्ट है कि मेरी विधि विरासत का हिस्सा नहीं है। ये तुम्हें हराने के लिए काफी होगा, मैंने शांति से कहा, इससे पहले कि मेरे शरीर पर बैंगनी रेखाएं छा जाएं, और मैं गायब हो गया। मैं उससे पहले ही चेतावनी देने वाला था, लेकिन उसके अहंकारी स्वर को सुनने के बाद मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। मुझे आते देख उसके अहंकारी हाव भाव गंभीर हो गए। मैंने हमला करते समय कुछ भी नहीं रोका। मैंने न केवल अपने कवच की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था, बल्कि अपनी फेदरलाइट विधि की पूरी शक्ति का भी इस्तेमाल किया था। मैं उसे जल्द से जल्द खत्म करने जा रहा हूं। मुझे आते देख उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई, उसके शरीर पर पीले निशान और भी चमकीले हो गए, तथा उसके भाले से बहुत जलन होने लगी। अगले ही क्षण मैं उसके सामने आया और अपनी तलवार घुमाई। जवाब में उसने भी अपना भाला घुमाया। मृत्यु का झुलसना। वह अपना भाला घुमाते हुए चिल्लाया। जैसे ही उसका भाला मेरी ओर आया, मुझे और भी गर्मी लगने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी तपती हुई बंजर भूमि में हूं, जहां का तापमान इतना अधिक है कि इंसान की हड्डियां पिघल सकती हैं। यदि इस समय स्तर 1 की वंशागति शक्ति वाला कोई व्यक्ति होता, तो वह निश्चित रूप से इसके दबाव से ही बुरी तरह घायल हो जाता, यहां तक कि मेरे कवच पर भी भाले की जलन के कारण दबाव महसूस होने लगा था। वह अपनी कला का उपयोग कर रहा है, जिसे उसकी विरासत द्वारा शक्ति मिल रही है, जिसने उसके हमले को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया है, और वह भी इसे जानता है। यही कारण है कि हमला करते समय उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान दिखाई दी। जैसे जैसे हमारे हथियार करीब आते गए, मुझे अधिक से अधिक जलन वाला दबाव महसूस होने लगा और उस पर बाल जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। अंततः हमारे हथियार काफी करीब आ गए, वे टकराने ही वाले थे। उसी क्षण मेरी धुंधली आंखें तेज हो गईं और उन पर एक हल्की लाल परत उभर आई। उसी क्षण मैंने अपनी बाईं ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाया और उसी क्षण अपनी कलाई को हल्का सा हिलाया, जिससे मैं अपने भाले से प्रभावी रूप से बच गया। और इससे पहले कि वह बचने के लिए कुछ कर पाता या अपने भाले का इस्तेमाल कर पाता, मेरी तलवार हल्के से उसकी गर्दन को छू गई। मेरी तलवार को अपनी गर्दन से पकड़े देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। वह कमजोर नहीं है, वह रेजिंग थंडर के गिल्डमास्टर से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, जिसके साथ मैंने कुछ दिन पहले लड़ाई की थी, लेकिन उस बार उसे एक ही चाल में हराने के लिए
मुझे अपने रूनिक कवच की शक्ति और अपने टोटेम आर्टिफैक्ट की शक्ति का उपयोग करना पड़ा था, लेकिन अब मैंने केवल अपनी मिस्टिक विधि का उपयोग करके उसे हरा दिया था। ये सब प्रोफेसर की बदौलत है। उसके साथ रोजाना अभ्यास करने से मेरे लिए एक नया द्वार खुल गया था। मैं अपनी युद्ध शैली को अविश्वसनीय स्तर तक निखारने में सक्षम हो गया था और साथ ही अपने संवेदी नियम का बेहतर तरीके से उपयोग करना भी सीख गया था। प्रशिक्षण के हमारे पहले सत्र में प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि संवेदी नियम का उपयोग करने का मेरा तरीका बहुत भद्दा है और मुझे इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। मेरे पूछने के बावजूद उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वह अपने लिए एक रास्ता खोजने में बहुत विश्वास रखती है, इसलिए वह रोजाना मुझसे लड़ती थी, मेरी हड्डियां तोड़ती थी और मेरी गलतियों को जोर से बोलती थी। इससे मुझे बहुत मदद मिली है। अगर ऐसा न होता तो मुझे इतनी जल्दी जीत के लिए अपने रूनिक कवच का इस्तेमाल करना पड़ता। माइकल जार विजेता, रेफरी ने चिल्लाकर कहा। ये सुनकर मैंने रेफरी और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर सिर हिलाया और फिर दर्शकों की हल्की जय जयकार के बीच मैदान से बाहर निकल गया, जो रेफरी की घोषणा के 1 सेकंड बाद आई थी। बहुत तेज गति, अगर हम आमने सामने आ गए तो मुझे आपकी गति का बहुत ध्यान रखना होगा, रिया ने कहा और मैं अपने स्थान पर लौट आया। आपको मेरी तलवार से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सुरक्षा ही इसे सहन करने के लिए पर्याप्त है, मैंने कहा, क्योंकि मुझे वास्तव में नहीं लगता कि कटर उसकी डायमंड सुरक्षा को भेदने में सक्षम है। तीसरा दिन बीत गया और मेरी तरह मेरे सभी दोस्तों ने एक ही चाल में अपनी लड़ाई खत्म कर ली थी। मेरे और रिया के विपरीत, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल में हराने के लिए अपने कुछ तरीकों या विरासत का इस्तेमाल किया था, जिल और एलेन ने उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। उन दोनों ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को एक ही तरह से खत्म कर दिया था। वे अपने प्रतिद्वंद्वियों के पास आकर अपनी तलवार उनकी गर्दन पर रख देते थे, बिना अपनी क्षमता का एक कतरा भी इस्तेमाल किए। यह अपने आप में उनकी ताकत को दर्शाता है। जितने भी लोग लड़ रहे हैं, उनमें से शायद 10 से भी कम लोग होंगे जो उन्हें अपनी क्षमताएं दिखाने के लिए मजबूर कर सकें। तीसरा दिन बीत गया और शीर्ष 1000 का चौथा दिन आ गया। चौथे दिन मैंने अपने समूह के अंतिम 11 लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिनमें समूह में मेरे द्वारा नोट किए गए 3 मजबूत लोगों में से 2 शामिल थे। मैंने उन्हें एक ही चाल में हरा दिया जैसे मैंने दूसरों को हराया था और 20 समूहों में से उन कुछ लोगों में से एक बन गया जिन्होंने सभी लड़ाइयां जीती थीं। चूंकि मैंने अपने समूह में सभी मैच जीते हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अपने समूह के 5 लोगों में से एक बन गया हूं जो शीर्ष 100 में आगे बढ़ गए हैं। एलेन, जिल और रिया, इन तीनों के दम पर हम एक भी मैच हारे बिना शीर्ष 100 में पहुंचने में सफल रहे। न केवल वे बल्कि विलियम भी शीर्ष 100 तक पहुंचने में सक्षम थे, लेकिन उनकी बहन ने कहा कि चिकनी के विपरीत उनकी यात्रा थोड़ी कठिन थी। उन्हें कुछ कठिन लड़ाइयां लड़नी पड़ी और एक में हार भी मिली, फिर भी 49 लड़ाइयों में ठोस जीत के साथ वे शीर्ष 100 में पहुंचने में सफल रहे। आज आपने अच्छा प्रदर्शन किया, प्रोफेसर ने कहा जब हम हवेली के बगीचे में पहुंचे, लेकिन भविष्य के मैच इतने आसान नहीं होंगे, प्रोफेसर ने कहा और उनका मूड थोड़ा गंभीर हो गया। प्रोफेसर ने कहा, सुप्रीम के उन पुराने लोगों ने इस चैंपियनशिप पर अपनी नजरें गड़ा दी थी और चैंपियनशिप में कुछ अच्छे बीज जोड़ दिए थे, और मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले 4 दिनों में मैंने हर एक मुकाबले को ध्यान से देखा और पाया कि बहुत से लोग अपनी जानकारी से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उनमें से कई ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, लेकिन शीर्ष 100 में वे अपनी ताकत दिखाएंगे। यहाँ उन 100 लोगों के बारे में संशोधित जानकारी है, हालांकि यह पूरी नहीं है, फिर भी यह आपके विरोधियों के बारे में कुछ बताने में सक्षम होगी, प्रोफेसर ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी होलोवॉच पर नई सूची भेजी थी। अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, शीर्ष 10 में आने का प्रयास करो, प्रोफेसर ने हवेली में जाने से पहले कहा, जबकि मैंने आराम कुर्सी ली और अपने प्रतिद्वंद्वी की सूची खोली और एलिना के साथ इस पर चर्चा की। एलिना को कला का काफी गहन ज्ञान है जिसे टायरांट और संगठन के इन लोगों ने समझ लिया है। हालांकि प्रोफेसर ने मुझे पहले ही इन संगठनों की कलाओं की एक सूची दे दी है, फिर भी इनसे अधिक परिचित किसी व्यक्ति से सलाह लेना अच्छा रहेगा। मैंने एलिना के साथ सूची में शामिल 99 लोगों के बारे में चर्चा की और पाया कि कुल 19 लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे सावधान रहना होगा। इन सभी लोगों ने लेवल 3 धारक के बराबर शक्ति स्वीकार कर ली है या उनके पास शक्ति है तथा उन्होंने कला को समझ भी लिया है, जिसका वे काफी अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। उनमें से लगभग सभी ने कम से कम 4 महीने पहले ही विरासत को स्वीकार कर लिया था और पूरी तरह से इसकी शक्ति के अभ्यस्त हो गए थे। उन्होंने सुप्रीम संगठनों के पावरहाउस के साथ भी प्रशिक्षण लिया है, इसलिए इन सभी 19 लोगों के पास एलिना के बराबर और उससे ज्यादा ताकत है। freeway.bnewl.com
यह एकमात्र खुफिया जानकारी है जो हम उनसे एकत्र कर पाए। प्रोफेसर ने पहले ही उल्लेख किया था कि कई लोग अपनी शक्ति छिपा रहे हैं और उनसे लड़ते समय मुझे बहुत आश्चर्य होगा। अगर मैं इन 19 लोगों में से किसी एक से भी भिड़ जाऊं, तो मुझे उनसे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और सच कहूं तो मैं उनसे पूरी ताकत से लड़ने के लिए बेताब हूं। मैंने कई दिनों तक ट्रेनिंग की है और मुझे कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल पाया है। अलाइन अच्छी है, लेकिन चूंकि मैं उससे कई बार लड़ चुकी हूं, इसलिए वह अब पहले जितना रोमांच पैदा नहीं करती। मैं बस पूरे दिल से लड़ना चाहता हूं। अगर मैं इसके बाद हार भी जाता हूं तो भी मुझे निराशा नहीं होगी। हालांकि मैं जीतना चाहता हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं पूरे दिल से लड़ सकूं तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। आज के मैचों के लिए शुभकामनाएं, एलिना ने कहा जब हम प्रतियोगिता स्थल के ऊपर पहुंचे। धन्यवाद, मैंने कहा और नीचे उतर गया जबकि एलिना और प्रोफेसर ऊपर चले गए। जल्द ही मैं प्रतिभागियों के क्षेत्र में उतरा, जो पूर्व की बजाय उत्तर की ओर है, और इसमें 250 की जगह केवल 25 सीटें थीं। कुर्सी बहुत ही आलीशान है और अगर मैं चाहूं तो उन्हें बढ़ा सकता हूं और आराम करने के लिए एक पॉट बना सकता हूं। मैं कुर्सी पर बैठ गया और चारों ओर देखा कि केवल आधे लोग ही आए थे। चैंपियनशिप फिर से शुरू होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इसलिए मैंने अपनी होलोवॉच की स्क्रीन खोली और पढ़ा। इसमें मेरे विरोधियों के बारे में विविध बातें हैं, जैसे युद्ध में उन्होंने कौन कौन सी अलग अलग चीजें इस्तेमाल की हैं, उनकी युद्ध शैली के बारे में जानकारी आदि। हालांकि यह विविध है, लेकिन ये बहुत ही बेदाग है। जिसने भी लिखा है उसने बहुत अच्छा शोध किया होगा। माइकल, मैंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, तभी विलियम मेरे बगल वाली सीट पर उतर आया। विलियम, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैचों के लिए आपकी तैयारी कैसी है? मैंने होलोवॉच की खिड़की बंद करते हुए उनसे पूछा। मैं शीर्ष 100 में आने के लिए काफी भाग्यशाली था। मेरे लिए आगे बढ़ना काफी मुश्किल होगा, उन्होंने कहा। यह सुनकर मैं बस मुस्कुरा सकता था क्योंकि वह सही कह रहा था। उसके पास जो ताकत है उससे वह केवल इतना ही आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। उसके पास जो ताकत है उससे वह 1 या 2 मैच जीत सकता है, अधिकतम 3। उसके लिए मैच जीतना बेहद मुश्किल होगा। हमने कुछ मिनट तक बातचीत की, फिर चैंपियनशिप पुनः शुरू हो गई। मेजबान उड़कर केंद्रीय क्षेत्र में आ गया था और उसने सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उन्होंने कहा, मैं कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के 12वें दिन आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं, और दर्शकों ने तालियां बजाईं। आज शीर्ष 100 खिलाड़ी उसी तरह लड़ेंगे जैसे वे पिछले 4 दिनों से लड़ रहे हैं। शीर्ष 100 लोगों को 10-10 के 10 समूहों में विभाजित किया जाएगा और ये 10 लोग अपने समूह के प्रत्येक व्यक्ति से लड़ेंगे और जो सबसे अधिक मैच जीतेगा वह शीर्ष 10 में पहुंच जाएगा। उन्होंने नियमों की घोषणा की, जो पहले जैसे ही हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रत्येक समूह में केवल एक व्यक्ति ही शीर्ष 10 में आगे बढ़ सकेगा। नियम काफी सख्त हैं। फॉरवर्ड के लिए लगभग सभी मैच जीतने होंगे। एक मैच हारने से शीर्ष 10 में प्रवेश करने का मौका खत्म हो सकता है, जिसमें अधिकांश लोग प्रवेश करना चाहते हैं। अब चलो समूह को संगठित करें और मैच शुरू करें, मेजबान ने कहा, और विशाल स्क्रीन पर 100 लोगों का प्रक्षेपण समूहों में अलग होने से पहले घूमना शुरू हो गया। और जब मैंने अपने समूह के लोगों को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम भाग्यशाली कुत्ते माइकल, तुम्हारे समूह के 8 लोग इतने कमजोर हैं कि मुझे भी उन्हें हराने का आत्मविश्वास नहीं है। तुम्हें बस उस एक व्यक्ति को हराना है और तुम शीर्ष 10 में प्रवेश करने के योग्य हो जाओगे, विलियम ने कहा और मेरी ईर्ष्या पर थपथपाया। मैं भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका जो मैंने देखा। मेरे समूह के 8 लोग कमजोर हैं। वे शीर्ष 100 में सबसे कमजोर लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं अपने रूनिक कवच का उपयोग किए बिना एक ही चाल में हरा सकता था। केवल एक ही व्यक्ति है जिसके खिलाफ मुझे अपने रूनिक कवच का उपयोग करना होगा। जब तक मैं उसके खिलाफ जीत जाऊंगा, शीर्ष 10 में जगह बनाना आसान होगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने समूह के सदस्यों को देखकर पूरी तरह से हैरान हूं। जैसे ही समूह विभाजित हुआ, 10 अखाड़े सामने आए और स्क्रीन पर उन लोगों के नाम दिखाए गए जो अपने अपने समूहों में लड़ने जा रहे थे। शुभकामनाएं, मैंने विलियम से कहा जब वह लड़ने के लिए खड़ा हुआ। उसे ग्रुप में लड़ने के लिए प्रथम चुना गया था। विलियम लड़ने गया और कुछ मिनट बाद मेरा नंबर आया और मेरी पिछली लड़ाइयों की तरह मैंने एक ही चाल में लड़ाई खत्म कर दी, जबकि विलियम अभी भी अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों से लड़ रहा था। विलियम्स की लड़ाई 1 घंटे से ज्यादा चली और जब वे वापस आए तो थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने लड़ाई जीत ली थी, भले ही मुश्किल से, लेकिन फिर भी जीत रहे थे। समय बीतता गया और 1-2 घंटे तक मैं लड़ने के लिए कहता रहा।
मेरे सभी प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर थे और मेरे ग्रुप में जो एकमात्र मजबूत था उसके खिलाफ मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला। जहां तक विलियम का प्रश्न है, पहली लड़ाई में उसका भाग्य अच्छा था, लेकिन वह दूसरी और तीसरी लड़ाई हार गया तथा अंततः चौथी लड़ाई भाग्य से जीत गया। फिर भी यह उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने समूह में एक से अधिक लड़ाई जीत सकेगा। मेरे दूसरे दोस्त भी काफी अच्छा कर रहे हैं। विलियम्स की बहन जिल ने अपने चारों मुकाबले एक ही चाल में जीत लिए। एलेन ने भी यही किया। सिर्फ रिया को एक मुकाबला जीतने के लिए आधे घंटे तक लड़ना पड़ा। उसने अब तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनमें उसने अपने प्रसिद्ध डायमंड डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया है। अब तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, जो वास्तव में खेदजनक है। मैं देखना चाहता था कि क्या वह पहले की तरह ठीक है। मैं अभी ये विचार सोच ही रहा था कि अचानक मेरा नाम प्रोजेक्शन पर दिखाई दिया, और यह मेरा प्रतिद्वंद्वी एल्बर्ट कोनर है। ये देखकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि अंततः कुछ मजबूत प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने का समय आ गया है। गुड लक, विलियम ने कहा। मैंने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। मेरे प्रतिद्वंद्वी का नाम एल्बर्ट कोनर है और वह ब्लड सन का सदस्य है। उसने ब्लड सन की लेवल 3 विरासत को स्वीकार कर लिया था और 9 सूर्य कला के रूप में जानी जाने वाली कला को समझ लिया था। उसकी युद्ध शक्ति सामान्य लेवल 3 इनहेरिटेंस धारक से अधिक है, क्योंकि उसने लेवल 3 इनहेरिटेंस धारकों में से 2 को एक साथ हराया था। इन सब बातों ने उसे मेरे समूह में एकमात्र ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसके खिलाफ लड़ना उचित है। जोसेफिन, इस युद्ध के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अपनी छाती पर रक्त सूर्य का चिन्ह पहने एक सुंदर अधेड़ महिला ने पूछा। माइकल जीतेगा, मैडम सियाना, जोसेफिन ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। अधेड़ उम्र की महिला के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने जो सुना है उसके अनुसार उसने अभी तक विरासत स्वीकार नहीं की है। मैडम सियाना ने उसी नर्म स्वर में कहा। विरासत ही सब कुछ नहीं है मैडम सियाना, ऐसी कई चीजें हैं जो विरासत के बराबर शक्ति दे सकती हैं, जोसेफिन ने मुस्कुराते हुए कहा। freewebnovel.com। और यह क्या है? कला, रक्तरेखा, संविधान। तुमने मुझे बहुत उत्सुक बना दिया है, जोसेफिन। मैडम सियाना ने नर्म स्वर में पूछा। आपको जल्द ही पता चल जाएगा, मैडम सियाना, जोसेफिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया जब उसने माइकल को एरेना में पहुंचते देखा। जब मैं मैदान में पहुंचा तो मैंने एल्बर्ट की तरफ सिर हिलाया और उसने भी सिर हिलाया। एल्बर्ट एक लंबा नौजवान था जिसके कंधे तक काले बाल थे, जिससे वह काफी बदमाश लग रहा था और लोग, खासकर महिलाएं, उसका उत्साहवर्धन कर रही थीं। वह मुझसे 1 साल बड़ा लग रहा था और पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी कमर पर सफेद कृपाण थी, जो स्पष्ट रूप से उसका टोटेम आर्टिफैक्ट है। सफेद के अलावा उसके शरीर का एकमात्र रंग ब्लड रेड रंग का ब्लड सन का बैज है, जिसे उसने अपनी छाती पर पहना हुआ है। क्या आप दोनों तैयार हैं? रेफरी ने हम दोनों से पूछा। दोनों ने एक स्वर में सिर हिलाया। लड़ो, वह चिल्लाया। जैसे ही हमने उनकी प्रतिज्ञा सुनी, हथियार अपने म्यानों से मुक्त हो गए और शक्तियां सक्रिय होने लगीं। जैसे ही उसने अपनी विरासत को सक्रिय किया, उसके शरीर पर लाल रक्त के निशान दिखने लगे, जबकि मेरे हाथों और पैरों पर चांदी के दस्ताने और जूते दिखाई देने लगे। दस्ताने और जूते बिल्कुल भी सरल नहीं हैं, उन पर 3 अलग अलग रंग की रेखाएं हैं, जो नियम शक्ति के विलय से बनती हैं। चांदी की रेखा सिल्वर गॉन्टलेट्स और जूतों दोनों को जोड़ती है। जैसे ही यह मेरे शरीर पर पूरी तरह से दिखाई दिया, मैंने अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को बुलाया। ये प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है, और चूंकि मैं उसके खिलाफ अपने पूरे शरीर के रूनिक कवच का उपयोग नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे बूस्ट के लिए अपने टोटेम आर्टिफैक्ट का उपयोग करना पड़ा। वह दस्ताने और तलवार की उपस्थिति से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे वह रुका नहीं। जैसे जैसे हमारी शक्तियां सक्रिय होती गईं, हमारी गति बढ़ती गई और हम एक दूसरे के बगल में दिखाई दिए और टेलीपोर्ट होकर हमला किया। झनकार, उसकी तलवार मेरी तलवार से टकराए और गगनभेदी चीखें और बड़ी बड़ी चिंगारियां निकली, लेकिन बस इतना ही। उसने जो भी विरासत में मिली ऊर्जा मेरी ओर भेजी थी, वह पहले ही पच चुकी थी और परिवर्तित हो चुकी थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। किसी को भी संघर्ष में बढ़त हासिल न होते देख, हम दोनों ने अपने हथियार वापस ले लिए और अधिक शक्ति और गति के साथ हमला किया। मैंने परिवर्तित ऊर्जा का पूरा लाभ उठाया और उससे उस पर हमला किया। हमारे हमले एक दूसरे के खिलाफ टकराने लगे। हर हमला पहले से ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद कोई भी लड़ाई का फायदा नहीं उठा पा रहा था। हम एक दूसरे के हमले को बेअसर करने में सक्षम थे। लड़ाई शुरू होने के बाद से मेरी आंखों पर एक हल्का लाल धुआं छाया हुआ है।
ये लगभग अदृश्य है, केवल वे ही मेरी आंखों में एक हल्का रक्त लाल धुआं देख सकते हैं जिन्होंने मेरी आंखों को करीब से देखा है। ये रक्त लाल रंग हत्या नियम का है। मैं अपनी दृश्य इंद्रियों में हत्या नियम की शक्ति को केंद्रित करता हूँ। मैं न केवल अपनी दृश्य इंद्रियों पर मारक नियम पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, बल्कि श्रवण इंद्रियों, गंध की भावना, स्पर्श की भावना और आत्मा की भावना पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। यह मेरे शरीर और आत्मा के माध्यम से पहले प्रसारित होने वाले मारक नियम से बहुत अलग है। यहाँ मैं अपने पूरे शरीर के बजाय अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। यह एक कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया है। मैं जो कर रहा हूँ उसे करने के लिए किसी व्यक्ति को विशेषज्ञ ऊर्जा नियंत्रण और संवेदी अधिभार से होने वाले दर्द को सहने की क्षमता की आवश्यकता होती है। जब मैं अपने मारने के नियम को विशिष्ट इंद्रियों पर केंद्रित करता हूँ, तो मुझे जो डेटा मिलता है वह इतना बड़ा होता है कि जब मैंने इसे पहली बार आजमाया तो मैं जमीन पर बेहोश हो गया था। संवेदी अधिभार मेरे लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक था। लेकिन दिन बीतने के साथ मैं अपनी इंद्रियों द्वारा भेजे गए डेटा को नियंत्रित करने और संसाधित करने में बेहतर होता गया, और अब यह मुझे केवल एक बड़ा सिरदर्द देता था जिसे मैं बिना किसी समस्या के सहन कर सकता था। इंद्रियों पर मारक नियम के इस संकेंद्रण से मुझे कई लाभ हुए हैं। अब मैं प्रतिद्वंद्वी के हमले की शक्ति और गति की अधिक सटीकता से गणना कर सकता था और उनका बेहतर पूर्वानुमान भी लगा सकता था, जिससे मुझे उनके विरुद्ध बेहतर प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती थी। जब मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो मैंने उसके शरीर की हर हरकत, उसकी सांस और उसके द्वारा छोड़े गए ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखा। इससे मुझे उसके आगामी हमले के बारे में वह सब कुछ पता चला जो मैं जानना चाहता था। जब मैंने उसके बारे में पर्याप्त डेटा एकत्र किया तो मैं उसके हमला करने से पहले ही हमले की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो गया। शुद्ध संवेदी नियम में कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी, लेकिन वे जो प्रदान करते हैं वह उसी चरण के किसी भी आक्रामक नियम से कहीं अधिक है। पुरातन हत्या का मेरा नियम सबसे अच्छे संवेदी नियमों में से एक है। संभवतः इससे बेहतर कोई संवेदी नियम नहीं है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। अचानक एल्बर्ट के शरीर पर रक्त के लाल रून चमक उठे और उसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। उसके हमले 5 गुना तेज और शक्तिशाली हो गए। अगर मेरी जगह कोई और व्यक्ति होता तो वह इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता जितनी मैं अभी कर रहा हूं। जब उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली तो मुझे बस कुछ ऋणिक संरचनाओं को सक्रिय करना था और मेरी शक्ति स्वतः ही बढ़ गई ताकि मैं आसानी से उसके हमले का जवाब दे सकूं, खासकर जब मैंने उसकी ऊर्जा को निगलना और परिवर्तित करना शुरू कर दिया। प्रोफेसर द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों से पहले इस रूप में इतनी मात्रा में ऊर्जा को निगलना कठिन होता। यदि मैं इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा को निगलना और संप्रेषित करना चाहता तो मुझे पूर्ण उत्तर को एकत्रित करना पड़ता। लेकिन किए गए परिवर्तनों के कारण मेरे कवच की निगलने की शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई है। 5 मिनट पहले, ये रूनिक कवच है ना? मैडम सिएना ने पूछा जब उसने माइकल के शरीर पर रूनिक कवच देखा। हालांकि वह रूनों को नहीं देख सकती थी, फिर भी वह इसे रूनिक कवच के रूप में देख सकती थी। हाँ, जोसेफिन ने बिना छुपे आक्रमण किए उत्तर दिया, जहां हर कोई शक्तिशाली है और सच्चाई को देखने के लिए अनुभवी है। उस कवच को बनाने में 500 से ज्यादा रूनों का इस्तेमाल किया गया होगा। मैडम सिएना ने पूछा। 600 से थोड़ा अधिक, जोसेफिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ये सुनकर उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। न केवल उसकी बल्कि अन्य लोगों की भी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई, क्योंकि वे देख सकते थे कि रूनिक कवच न केवल अग्नि क्षमता का उपयोग कर रहा है, बल्कि 4 प्रकार की नियम शक्ति, और ये सभी नियम शक्तियां और स्तर एक नियम शक्ति भी है, जिनमें से 3 इंटरमीडिएट ग्रेड की हैं। क्या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है या वह उन सभी को नियंत्रित करने में सक्षम है? मैडम सिएना ने पूछा कि जोसेफिन चुप रही, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उनके सामने है जहां माइकल लड़ रहा है। लड़ाई जारी रही और बीच बीच में लोगों की आंखें कभी आश्चर्य से चमक उठती तो कभी ये देखकर कि माइकल ने कितनी सहजता से कवच का संचालन किया। उन्हें विशेष रूप से आश्चर्य तब हुआ जब एल्बर्ट द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाए जाने पर माइकल ने अपने हमले की शक्ति 5 गुना बढ़ा दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का 1 साल पहले रूनिक कवच बना लेगा, एक और आवाज ने कहा। जब यह आवाज बोलती है तो हर कोई उसकी ओर देखता है। लेडी विवियन, क्या आप माइकल द्वारा रूनिक कवच के निर्माण के बारे में जानती हैं? जोसेफिन ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ बनाएगा। 1 साल पहले जब वह मेरे छात्र के साथ मुकाबला कर रहा था तो उसकी क्षमता औसत थी और मैंने उसे रूनिक कवच बनाने के लिए कहा था, क्योंकि वह मेरे छात्र से बुरी तरह से हार गया था। उसने जवाब दिया और फिर जोसेफिन की ओर मुड़ गई।
यह इसका पूरा रूनिक कवच नहीं है, है ना? उसने एक पूरे शरीर का रूनिक कवच बनाया था जिसमें 1000 से अधिक रून थे, है ना? लेडी विवियन ने जोसेफिन की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। जबकि जोसेफिन लेडी विवियन के प्रश्नों पर भावशून्य बनी रही, जो लोग बातचीत सुन रहे थे वे बहुत आश्चर्यचकित थे क्योंकि 1000 से अधिक रूनों से बनी किसी चीज को नियंत्रित करना पूरी तरह से अलग निहितार्थ पैदा करता है। चूंकि नाइट चरण से परे एक व्यक्ति को जिस स्तर के नियंत्रण की आवश्यकता होती है, लड़ाई करते समय 1000 से अधिक रूनों को नियंत्रित करना एक लगभग असंभव कार्य है। यहाँ तक कि मध्य महाद्वीप में भी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा गया। यहाँ तक कि जो लोग अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ थे वे भी लेडी विवियन द्वारा सुझाए गए कार्य को करने में असमर्थ थे। हा। जोसेफिन की ओर से कोई जवाब न देखकर लेडी विवियन खुद को रोक नहीं सकी और हल्की हंसी निकाल दी। मैं महान बीज को पाने से चूक गई थी, क्रिस्टल। जब मेरे छात्र ने मुझसे कहा होता तो मैं उसे स्वीकार कर लेती, उसने थोड़ी सी अफसोस भरी सांस के साथ कहा और फिर उस लड़ाई में उतर गई जहां परिवर्तन हुआ था। झनकार। हमारे हथियार फिर टकराए, लेकिन दोबारा हमला करने के बजाय हम दोनों ने एक कदम पीछे हटकर एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि उस पर लगे रन चमकते हुए तीव्र दबाव से निकलने लगते। अब केवल रक्त लाल रन ही चमक रहे थे, लेकिन उसकी कृपाण भी शक्तिशाली उतार चढ़ाव छोड़ने लगी क्योंकि सूर्य की धुंधली छाया उसके पीछे दिखाई देने लगी और वह मेरे बगल में प्रकट हुआ जैसे कि वह टेलीपोर्ट हो गया हो। सब कुछ अत्यंत तीव्र गति से हुआ था। एक क्षण हम दोनों ने एक कदम पीछे लिया और अगले ही क्षण उसने मुझ पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। यह इतनी तीव्र थी कि स्तर 3 वाला कोई सामान्य व्यक्ति इतनी शक्ति के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था, सिवाय हमला करने के। freewebnovel.com। लेकिन मैं कोई औसत व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो तभी से तैयार था जब वह अपनी सारी शक्ति जुटाकर मेरे पास आया था। एक सूर्य विनाश। उसने हमला करते हुए चिल्लाया और उसके पीछे का धुंधला सूरज चमकने लगा। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सूर्य की सतह पर ले जाया गया हो। यह बहुत गर्म लग रहा था। यह महज एक एहसास नहीं बल्कि एक वास्तविक हमला है। यदि मेरी जगह सामान्य एडमेंटाइन होता तो वह जलकर राख हो जाता, और यदि मैंने कवच नहीं पहना होता तो मैं भी काफी घायल हो जाता। और यह कोई वास्तविक हमला नहीं है। ये सिर्फ हमले से बना क्षेत्र है। असली हमला इसकी कृपाण में है जो मुझ पर आ रहा है। 8 कोई भी उन्हें कम नहीं आंक सकता, खासकर वे जो सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। यह अच्छी बात है कि नाइट स्टेज में वह इस चाल की पूरी शक्ति नहीं दिखा सकता है, जैसा कि एलिना ने मुझे बताया था और जो मैंने जानकारी से पढ़ा था। ये कला इतनी शक्तिशाली है कि जब शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा इसका उपयोग किया जाता है तो ये जगह की स्थलाकृति को बदल देती है। उसकी तलवार मुझ पर भयानक गर्मी लेकर आई और मेरी तलवार उस पर बहुत अधिक ताकत लेकर आई। उसे बिना रोक टोक हमला करते देख मैं भी पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी आत्मा की ऊर्जा को आगे बढ़ाया और अपनी रूनिक शक्ति के सभी पावर रूनों को सक्रिय कर दिया। झनकार। हमारे हथियार आपस में टकराए। जैसे ही वे टकराए मैंने देखा कि बहुत मोटी इनहेरिटेंस ऊर्जा चमकती हुई पीली ऊर्जा के साथ आ रही थी जो पिघली हुई धूप की तरह लग रही थी। जैसे ही वे मेरी त्वचा को छूने वाले थे ऊर्जा मेरे कवच में समा गई। जैसे ही ऐसा हुआ कवच हल्का सा हिल गया। यदि यह मेरे द्वारा इसे अधिक तन्य बनाने के लिए हीलिंग रूल का उपयोग करने से पहले होता तो मैं इस तरह के झटकों से चिंतित हो जाता, क्योंकि इसका मतलब होता कि मेरा कवच टूटने के करीब है। लेकिन अब कोई डर नहीं है। हीलिंग रूल ने इसे काफी लचीला बना दिया है जिससे मैं अधिक भार सहन कर सकता हूँ, इसलिए मैं चिंतित नहीं हूँ। इसके बजाय मैं उस भयावह पिघली हुई सूर्य की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ जो कवच की सुरक्षा के बिना मुझे मौत के घाट उतार सकती थी। कला की ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती है, लेकिन जिस चीज ने मुझे आकर्षित किया वह है सूर्य का शक्तिशाली नियम जो इसके अंदर छिपा हुआ है। सूर्य नियम का जो पहलू उसने समझा वो मुझसे कमजोर है और फिर भी मेरे समान ही स्तर पर है, मूल अवस्था के शिखर पर। जैसे ही मैंने उस नियम शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया मेरे अंदर कुछ क्लिक हुआ और अगले ही क्षण मैंने पाया कि सूर्य नियम की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। ये स्पष्ट है कि मेरा सूर्य नियम मध्यवर्ती परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। मेरे स्रोत के अंदर परिवर्तन हो रहा है। सूर्य जो आधा चांदी और आधा लाल है पल पल बढ़ रहा है। मैं इसके परिवर्तन को बाहर भी देख सकता था क्योंकि मेरे कवच पर लाल रेखाएं फैलने लगी थीं। ये लाल रेखाएं हत्या नियम की रक्त लाल रेखाओं से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। जैसे जैसे वे फैलते गए मेरा कवच और अधिक सुंदर और शक्तिशाली होता गया। न केवल लाल रेखाएं हैं बल्कि चांदी की रेखाएं भी फैल रही हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि मेरा कवच पहले से ही चांदी का बना हुआ है।
मैं अपने सूर्य नियम में इंटरमीडिएट ग्रेड तक पहुंचने के बहुत करीब था, लेकिन उम्मीद नहीं थी मेरी समझ ही वह होगी जो इसे इंटरमीडिएट ग्रेड तक ले जाएगी। मेरे सूर्य नियम के मध्यवर्ती ग्रेड पर पहुंचने के साथ मेरे सभी नियम अब मध्यवर्ती ग्रेड पर हैं, जिससे मेरी नियम शक्तियों के बीच पूर्ण सामंजस्य पैदा हो गया है, जो पहले मौजूद नहीं था। इस सामंजस्य ने मेरे कवच को पहले से भी अधिक मजबूत बना दिया था। सूर्य के नियम के आगे बढ़ने के साथ ही मेरे कवच की शक्ति तुरंत बढ़ गई और मैंने उसके आने वाले हमले का मुकाबला करने के लिए उस पर हमला कर दिया। मुझे इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करते देख वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि मुझे उसके पहले हमले से निपटने के लिए काफी समय लगेगा, तब तक वह दूसरे हमले में मुझे खत्म कर देगा। योजना सरल थी लेकिन प्रभावी थी और उस व्यक्ति पर भी काम करती जिसके पास लेवल 3 की विरासत शक्ति थी, उसकी शक्तिशाली कला को देखते हुए। लेकिन दुर्भाग्य से यह मैं ही था जो इसमें शामिल हो गया। भले ही मेरा कवच सारी ऊर्जा को पचाने में सक्षम न हो, मैं आसानी से कुचली हुई ऊर्जा को छोड़ सकता हूं। इसलिए जब तक हमला बहुत ज्यादा शक्तिशाली न हो, वह एक ही हमले में मेरे कवच को कुचल सकता है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। अपने 2 हमलों को विफल होते देख उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखाई दिया और उसने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उसके हमले बेहद तेज और शक्तिशाली थे और मुझे उनका जवाब देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह अच्छी बात है कि मेरे पास निगलने का नियम है। अगर यह नहीं होता तो मेरे लिए इतनी हद तक इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करना काफी मुश्किल होता। परिवर्तित ऊर्जा लड़ाई में एक जीवन रक्षक है, इसकी वजह से मुझे इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने में कोई समस्या नहीं हो रही है। आप अच्छे हैं, खुफिया राज्यों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। लड़ते हुए उसने अचानक कहा, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैंने कहा, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जबकि वह जो छल करना चाहता था उससे निपटने की कोशिश कर रहा था। सामान्य लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम बस अपने हथियारों को बेतहाशा घुमा रहे हैं, लेकिन एक विशेषज्ञ ये देख सकेगा कि हमारी प्रत्येक चाल सटीक रूप से सोची समझी है। युद्ध केवल हथियारों का प्रयोग नहीं है, यह एक अत्यंत तकनीकी क्षेत्र है जहां व्यक्ति को माइक्रोसेकंड में अनगिनत गणनाएं करनी होती हैं, अनगिनत बेहोशियां, धोखे और प्रत्यक्ष चालें होती हैं, तथा प्रतिक्रिया देने से पहले व्यक्ति को इन सभी को पहचानना होता है। इस स्तर तक पहुंचने वाले सभी लोग हजारों लड़ाइयों से गुजरे हैं और उनमें से कई जीवन और मौत की लड़ाई थी। ये उदाहरण किसी को एक विशेषज्ञ योद्धा बनाते हैं। fgaiwebenwell.com। यह मत भूलिए कि उन्हें अपने संगठन के शक्तिशाली लोगों द्वारा प्रशिक्षित भी किया जाता है, जिससे उनकी युद्ध शैली और भी बेहतर हो जाती है। ऐसे विरोधियों से निपटने में बहुत सावधान रहना पड़ता है। हम अभी लड़ ही रहे थे कि अचानक उसके हमले की शक्ति फिर से बढ़ गई, लेकिन इस बार पहले की तरह कोई संकेत नहीं था। उसके शरीर पर रून वैसे ही रहे और उसके पीछे सूर्यप्रेत भी वैसा ही था। अगर कोई हमेशा लड़ते समय इन संकेतों को देखता है तो वह बहुत बड़ा मूर्ख होगा। कला की शक्ति से बनाए गए ये रून और प्रेत सिर्फ दृश्य प्रभाव हैं। अगर किसी के पास अपनी क्षमताओं पर पर्याप्त नियंत्रण है तो वह इन दृश्य प्रभावों को अपनी इच्छानुसार बदल सकता है। एल्बर्ट ने भी ऐसा ही किया, उसने बस इसके आर्ट्स और इनहेरिटेंस के विजुअल इफेक्ट को बंद कर दिया और पूरी ताकत से हमला किया। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, एक भी रत्ती ताकत नहीं रोकी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। वह पूरी ताकत के साथ और भी अधिक उग्रता से हमला करने लगा। उसके हमलों की ताकत इतनी अधिक थी कि मेरे अधूरे कवच को निगलना उसके बस की बात नहीं थी। मैंने उसकी कुछ ऊर्जा छोड़ दी थी। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद मुझे हराने में असमर्थ होने के कारण वह दिन प्रतिदिन क्रोधित होता जा रहा है। यदि उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो वह भी क्रोधित हो जाता। मैंने उसके खिलाफ 1 मिनट तक लड़ाई जारी रखी। उसके बाद उसने लड़ाई खत्म करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। मैं उसके खिलाफ लंबे समय तक लड़ना चाहता था, क्योंकि यह केवल एक दिलचस्प लड़ाई होगी जिसमें मुझे ऐसा करने की सुविधा होगी क्योंकि मेरे समूह के अन्य शेष सदस्य कमजोर हैं। जब मैं शीर्ष 10 में पहुंच जाऊंगा तो मैं ही अंतिम पंक्ति में रहूंगा और अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। इस बार जब हमारे हथियार आपस में टकराए तो मैंने हमेशा की तरह अपनी तलवार वापस खींच ली और फिर उसे वापस घुमाया, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, लेकिन मेरी तलवार की यह गति पहले से कहीं ज्यादा है। उसने बचाव के लिए अपनी कृपाण को रक्षात्मक मुद्रा में रखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मेरी विशाल तलवार अजीब तरीके से उसके रक्षा कवच में घुस गई और उसकी गर्दन के पास आकर खड़ी हो गई, जबकि उसकी तलवार उसकी गर्दन से केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थी।
अपनी गर्दन पर तलवार देखकर उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य प्रकट हुआ, लेकिन फिर उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह युद्ध हार चुका है। विजेता माइकल जार, रेफरी ने कहा जब मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी पर तलवार रखी। जयकार जयकार जयकार। अच्छा मुकाबला, मैंने मैदान से बाहर निकलते समय अपने प्रतिद्वंद्वी से कहा, भारी जयकार के बीच। यह अब तक का मेरा सबसे बड़ा जयकार था। खैर, यह मेरी पहली लड़ाई है जो 1 सेकंड से अधिक समय तक चली है, इसलिए तालियां मिलना स्वाभाविक है। यह एक शानदार मुकाबला था। लड़ाई के दौरान मुझे लगा था कि तुम हार जाओगे, विलियम ने प्रतिभागी क्षेत्र में मेरी सीट पर बैठते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक मैं शीर्ष 10 में नहीं पहुंच जाता, मैंने जवाब दिया। ठीक है, तुम मेरी बहन से हारने से पहले शीर्ष 10 में पहुंच जाओगे। विलियम ने मजाक करते हुए मेरा कंधा थपथपाया। यह मजाक सच भी हो सकता है, अपनी वर्तमान ताकत के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं जिल का मुकाबला कर सकता हूं। जोसेफिन, ये लड़ाई काफी आश्चर्यजनक थी। मैं उस लड़ाई का इंतजार नहीं कर सकता जिसमें ये छोटा लड़का अपना पूरा रूनिक कवच दिखाएगा। मैडम सिएना ने कहा कि अपने संगठन के सदस्य को हारते हुए देखने के बावजूद उनके चेहरे पर कोई दुख या निराशा नहीं दिखी। चिंता मत कीजिए मैडम सिएना, जब वह अपना पूरा कवच दिखाएगा तो आप निराश नहीं होंगी, उसने जवाब दिया। चूंकि सभी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि माइकल के पास पूरे शरीर का रूनिक कवच है, इसलिए यहाँ लोगों की बुद्धिमत्ता का उपहास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह इसे खुले तौर पर स्वीकार कर सकती है। चैंपियनशिप जारी रही, 10 अखाड़ों में लगातार मुकाबले होते रहे। कुछ मुकाबले दूसरे स्थान पर समाप्त हुए, जबकि कुछ में घंटों लग गए। दर्शक पूरे जोश में थे, जबकि मेरे जैसे कुछ बुद्धिमान लोग भौहें सिकोड़ रहे थे। खास तौर पर मैं जो बहुत दबाव महसूस कर रहा हूं। जब मैंने मुकाबलों को देखा तो मैं यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि मैं कितना कमजोर हूं। मैं शीर्ष 10 तक पहुंचने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन उससे आगे जाना बहुत मुश्किल होगा। जिन 10 समूहों में मुकाबला हो रहा था, मैंने देखा कि कुछ लोग अभी भी एकल चालों में ही मुकाबला जीत रहे थे, और जब चैंपियनशिप के 13वें दिन शीर्ष 10 के लिए मुकाबला समाप्त हुआ तो मैं अत्यधिक दबाव में था। मैं दबाव महसूस कर रहा हूं क्योंकि शीर्ष 10 में शामिल 10 लोगों में से 7 ने अपनी लड़ाई एक ही चाल में समाप्त कर दी, वह भी अपनी ताकत का एक अंश भी दिखाए बिना। जिल और एलेन इन लोगों में से हैं, और जिन 2 लोगों ने अपनी शक्तियां दिखाई थी वे थे रिया और मैं। यहां तक कि रिया ने भी डायमंड के बचाव का खुलासा नहीं किया था, जिसका अर्थ है कि वह अभी भी अपनी बहुत सारी शक्तियों को रोक कर रखे हुए है। मैं अकेला नहीं हूं जिसे खुद पर भरोसा नहीं है, दूसरों को भी ऐसा ही लगता है। यही वजह है कि जब मैंने बेटिंग साइट चेक की तो मुझे पता चला कि मेरे ऑड्स और भी खराब हैं। यहां तक कि रिया के ऑड्स भी मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे थे। मैं प्रोफेसर के साथ हवेली में लौटे कुछ ही मिनट हुए थे, और अब हम सम्मेलन कक्ष में बैठकर रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कल आपको 2 लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए, प्रोफेसर ने कहा, और मेरे सामने 2 लोगों की तस्वीर उभरी, एडमंड सोरेन और एलेन स्मिथ। वह बुदबुदाए। मैंने एडमंड के प्रोजेक्शन की ओर मुड़ने से पहले एलेन के प्रोजेक्शन को देखा। उसे देखकर मेरी अभिव्यक्ति गंभीर होने से नहीं बच सकी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वह शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वह मेरा लक्ष्य है जिसे मुझे हराना था, चाहे कुछ भी हो। वह स्काई सेबर का सदस्य है और वही युवक है जिसे स्काई सेबर का पावरहाउस उन 2 लोगों के साथ लाया था। जब से मुझे पता चला है कि वह लड़ाई में भाग ले रहा है, मैं उसे हराना चाहता था। वे दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली हैं, प्रोफेसर ने आह भरते हुए कहा। आपको शायद पता न हो, लेकिन आपके उस मित्र का रक्त शीर्ष श्रेणी का था, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वांछित चीज है, उन्होंने कहा। जब एलिना ने एपेक्स ब्लडलाइन सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। मैं ब्लडलाइन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि उनका मूल्य एक विशेष संविधान से कहीं अधिक है, और एक शक्तिशाली ब्लडलाइन के रूप में इनहेरिटेंस अपने मेजबान को ये दोनों चीजें दे सकता है। मुझे एलेन के ब्लडलाइन के बारे में पता था, उसने मुझसे कुछ नहीं छिपाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एपेक्स ग्रेड ब्लडलाइन होगी, जो सब कुछ बदल देती है। जिस संविधान पर मुझे इतना गर्व था, वह उसके सामने कुछ भी नहीं है। यदि उसने अपनी ब्लडलाइन को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया होता, तो ब्लडलाइन उसे एक शीर्ष स्तर का संविधान प्रदान करती, जो मेरे से एक ग्रेड ऊपर होता, और यह शीर्ष ब्लडलाइन के दिए गए लाभों में से एक होता। यह एडमंड सोरेन है, उसके पास भी आपकी तरह ग्रेड 12 संविधान है, लेकिन आपके विपरीत उसने विरासत स्वीकार कर ली थी, प्रोफेसर ने कहा, जैसा कि उनके प्रक्षेपण पर हुआ और उनकी जानकारी दिखाई देने लगी।
उसने लेवल 4 की विरासत को स्वीकार कर लिया था और उसके संविधान के साथ विलय के बाद वह जो शक्ति दिखा सकता था वह लेवल 5 की विरासत से अधिक थी, और अपनी विशेष संविधान के साथ वह जो कला शक्ति दिखा सकता था उसे तो भूल ही जाए, प्रोफेसर ने कहा। ये सुनकर मैं सिहर उठा। वे यहाँ किस तरह का राक्षस लेकर आए हैं? इतनी ताकत के साथ वह एलेन के बराबर है, जिसने अभी तक अपनी वंशावली को पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया था। इन लोगों को मेरे जैसे किसी को कुचलने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होगी। ये लोग मजबूत हैं, लेकिन बाकी 7 लोग भी ज्यादा कमजोर नहीं हैं, प्रोफेसर ने कहा, और 7 लोगों का प्रक्षेपण प्रकट हुआ और प्रोफेसर ने 7 लोगों की ताकत का वर्णन करना शुरू कर दिया। जब मैंने इसे सुनना शुरू किया तो मुझे खुद पर यकीन नहीं हुआ। उनमें से हर एक बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि रिया, जिसे मैं अपने बराबर मानता था, जब डायमंड खेलने के लिए आता है तो वह भयानक रूप से शक्तिशाली होती है। अब तक उसने जो कुछ दिखाया है वह उसकी बाहरी शक्ति है तथा उसकी वास्तविक शक्ति काफी भयावह है। प्रोफेसर किसी तरह से सभी लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम है, सिवाय एक के, और वह है जिल। उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन ये सब बेकार है। अब तक की सभी लड़ाइयों में उसकी उड़ान और उसके बारे में जो कुछ भी दर्ज किया गया है, उसने कभी अपनी असली क्षमताएं नहीं दिखाई। उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी उन सभी को उसने बिना किसी योग्यता का उपयोग किए अपनी शारीरिक शक्ति से समाप्त कर दिया था। उसके बारे में हमारे पास जो विश्वसनीय जानकारी है वह ये है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली विरासत स्वीकार की थी। प्रोफेसर को उससे केवल यही जानकारी मिली थी जब उन्होंने अपनी इंद्रियों से जिल का निरीक्षण किया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारी ताकत के बल पर तुम शीर्ष 5 में आ जाओगी, यहाँ तक कि शीर्ष 3 में आना भी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह गलत थी, एलेना ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी देखकर मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं सकी, क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैंने भी यही सोचा था। माइकल, क्या तुमने अपनी कला की अंतिम बाधा को पार करने में कोई प्रगति की है? प्रोफेसर ने पूछा, जिस पर मैंने अपना सिर हिला दिया। 2 हफ्ते पहले प्रोफेसर ने मुझे एक कला की पेशकश की थी। उस समय मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास पहले से ही यह है और मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने लगभग पूरी कला को समझ लिया था, बस इसका एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था। जब तक मैं उस छोटे से अंश को समझ लूंगा तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं पहले अध्याय की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन अब तक इसे समझने के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं, फिर भी मैं प्रयास करता रहूंगा। आप आराम करें, कल का दिन कठिन होगा, प्रोफेसर ने 1 घंटे की चर्चा के बाद कहा। प्रोफेसर के साथ चर्चा के बाद मैं अपने माता पिता के पास गई और उनके साथ खाना पकाने और खाने की अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन किया। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करूं क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने उनके साथ समय बिताने पर जोर दिया। मेरे पास पहले से ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तय है और उससे ज्यादा प्रशिक्षण लेना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। कला की तरह मैंने इस पर पहला अध्याय लगभग समझ लिया है और बस थोड़ी सी और समझ की आवश्यकता है, और मुझे नहीं लगता कि एक ही स्थान पर घंटों बैठने से मुझे वह समझ प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैंने अपने प्रशिक्षण पर जाने से पहले अपने माता पिता के साथ 2 घंटे बिताए। मैंने वही किया जो मैं हर दिन करता हूँ। मैंने पहले 3 विधियों का अभ्यास किया और फिर 1 घंटे बैठकर कला को समझा, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि यह सब व्यर्थ साबित होगा। नहाने और सोने से पहले मैंने एक बार फिर कोशिश की और टावर की 7वीं मंजिल पर चढ़ गया। 7वीं मंजिल टावर की आखिरी मंजिल है और ये देखते हुए कि शीर्ष मंजिल पर रंग कितने घने हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इससे परिष्कृत होने वाली ऊर्जा चार्ट से बाहर होगी। ऐसा शुद्ध मान कवच की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा देगा, और यही वह चीज थी जिसकी मुझे कल के लिए आवश्यकता थी, एक शक्तिशाली रूनिक कवच। शीर्ष बार में सेंध लगाने के मेरे प्रयास व्यर्थ हो गए थे। हालांकि मैं काफी करीब पहुंच गया था और उस समय कुछ दरारें बनाने में सक्षम था, फिर भी मैं इसे विस्फोट करने में सक्षम नहीं था। मैं ऐसा करने के लिए बहुत थका हुआ था। सांस आह भरते हुए मैंने अपने थके हुए शरीर को उठाया और चलकर स्नान करने चला गया, फिर बिस्तर पर लेट गया और ऐसी नींद में सो गया जो हमेशा की तरह स्वप्नहीन नहीं थी। मैंने कुछ सपने देखे, लेकिन सुबह उठने तक मैं उन्हें भूल चुका था। जागने के बाद मैंने फ्रेश होकर 1.5 घंटे तक अभ्यास किया और फिर रसोई में जाकर नाश्ता बनाया, जिसे पूरा परिवार चुपचाप एक साथ खाता है। नाश्ते के समय आमतौर पर मौन रहता है। मेरे माता पिता अपने ही विचारों में खोए हुए प्रतीत होते थे, विशेषकर मेरी माँ, जो पिछले कुछ दिनों से काफी मौन थी। मेरे पिता को इसके पीछे का कारण पता था,
लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। जब मैंने आराम से चुपचाप नाश्ता किया तो मैं बगीचे में चला गया जहां एलेना और प्रोफेसर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैं उनके बगल में बैठ गया क्योंकि हमारे जाने में अभी भी कुछ समय था। क्या तुम आज के लिए तैयार हो? प्रोफेसर ने कुछ देर बाद पूछा। जितना हो सके उतना तैयार हूं, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एक भी मैच जीतने के लिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे एलेन जैसा कोई खिलाड़ी नहीं मिला जो बहुत अधिक शक्तिशाली हो। उसके जैसी किसी के खिलाफ मैं कुछ चालों से ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा, और अगर वह मुझे गंभीरता से लेती है तो मैं एक ही चाल में खत्म हो सकता हूं। सच कहूं तो मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता कि मेरा दोस्त इतना ताकतवर है कि वह मुझे एक ही चाल में खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये सच है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अपने पहले मैच के दौरान मेरा उससे सामना न हुआ हो। मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ना चाहता हूं और एक भी हमले में अयोग्य नहीं होना चाहता हूं, और मुझे यकीन है कि अगर मेरा उससे सामना हुआ तो वह कोई दया नहीं दिखाएगी, खासकर मेरे प्रति। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह मेरी प्रतिद्वंद्वी बन गई, मैं फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी, जैसा कि मैं किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी के लिए दूंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने मजबूत हैं। अब समय आ गया है, चलो चलें, प्रोफेसर ने कहा, और हम तीनों चैंपियनशिप स्थल की ओर उड़ चले। आज वे और भी ज्यादा उत्साहित लग रहे थे, उन्हें होना भी चाहिए। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज के मैच तय करेंगे कि कल होने वाले फाइनल में कौन जाएगा, जो प्रतियोगिता का आखिरी दिन होगा। शुभकामनाएं, प्रोफेसर ने कहा, और अगले ही पल मैंने पाया कि किसी ने मुझे घेर लिया है, और दूसरे ही पल मैंने खुद को एक ऊंचे शीशे के सूट में पाया जहां 10 आलीशान सीटें रखी हुई थीं। freewebnovel.com। नए प्रतिभागी का लॉन्ग। मैंने सोचा, यह अच्छी बात है कि प्रोफेसर ने मुझे टेलीपोर्ट कर दिया, अन्यथा लोग मुझे घेर लेते। हालांकि उड़ना मना है, फिर भी लोग नियम तोड़ते हैं। जब से मैंने टॉप 100 में प्रवेश किया था, लोग लगातार मेरी तस्वीरें ले रहे थे और हमारे हवेली के बाहर डेरा जमाना शुरू कर दिया था। प्रोफेसर को हवेली के चारों ओर ढालें खड़ी करनी पड़ी ताकि कुछ पागल लोग बाहर न आ सकें। यहाँ तक कि जब हम बाहर आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमारी ओर भागने की कोशिश की। यदि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें नहीं रोका होता तो सैकड़ों नहीं तो हजारों लोग सब कुछ छोड़कर हम पर टूट पड़ते। प्रतिभागियों का लाउंज लगभग खाली है, सिवाय कुछ नौकरों और कैमिला जॉनसन नाम की एक लड़की के जो 7वीं कुर्सी पर बैठी है। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और सिर हिलाया। मैंने भी अपनी सीट पर बैठने से पहले सिर हिलाया, जो आखिरी सीट है। मैं अभी सीट पर बैठा ही था कि मुझे उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। सुनहरे बालों वाला एक खूबसूरत युवक अचानक कहीं से प्रकट हुआ। जॉर्ज कामेन ने भी हम दोनों की तरफ सिर हिलाया और फिर दूसरी तरफ सीट पर बैठ गया। उसके 1 मिनट बाद बॉबी वॉट्स नाम का एक छोटा लड़का दिखाई दिया। उसके कुछ सेकंड बाद रिया दिखाई दी। वह मुस्कुराए और 8वीं सीट पर बैठ गई। हम एक दूसरे से मुस्कुराने और कुछ कहने के अलावा ज्यादा बात नहीं करते थे। वह मेरी दोस्त हो सकती है, लेकिन वह मेरी प्रतिद्वंद्वी भी है जिसे मुझे हराना है, इसलिए हम चुप रहते हैं। जल्द ही 7 लोग सामने आ गए और अब केवल 3 सीटें खाली हैं, जो एलेन, जिल और उस लड़के के लिए हैं, और वह लड़का एडमंड। ये 3 वे लोग हैं जिनसे मुझे इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा डर लगता है। क्लिक करें। लाउंज का दरवाजा खुला और जिल थोड़ी सी थकी हुई मुद्रा में अंदर आए। यहाँ हर व्यक्ति संगठन का सदस्य है और उसे वरिष्ठ की मदद से सीधे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया है। जिल किसी संगठन में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए उसे भूखे दर्शकों के बीच से होकर यहाँ आना पड़ा। यद्यपि उसे शक्तिशाली शक्तियों की सुरक्षा प्रदान की गई थी, फिर भी उनकी तुलना महाशक्तियों से नहीं की जा सकती थी, जो अपनी आभा के हल्के से प्रभाव से किसी की पैंट गीली कर सकती थी। माइकल, जिल ने मेरे पास बैठते हुए कहा। जिल, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने तैयारी कर ली होगी। मैं नहीं चाहती कि आप प्रतियोगिता में इतनी जल्दी हार जाएं, कम से कम तब तक नहीं जब तक हम लड़ें, उसने कहा। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई और फिर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह एक शर्मीली लड़की थी जो हमेशा बोलने से पहले सावधानी बरतती थी, लेकिन अब उसने वह शर्म खो दी थी, कम से कम दोस्तों के बीच तो। चिंता मत करो, मैं तुमसे लड़ने से पहले हार नहीं जाऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जिल कुछ कहना चाहती थी कि अचानक जब हमें लगा कि हमारे पीछे 2 उपस्थितियां दिखाई दे रही हैं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एडमंड और एलेना एक के बाद एक दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे आए, उन्होंने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली। वे अंतिम 2 लोग थे जो अभी तक नहीं पहुंचे थे, और अब वे आ चुके हैं।
जैसे ही वे सामने आए, एलेन सीधे मेरी ओर बढ़ी और मुझे धीरे से गले लगाया। अगर तुम मुझसे लड़ने से पहले ही हार गए तो मुझे बहुत निराशा होगी। तो बेहतर होगा कि तुम उस रूनिक कवच को निकालो जिसकी मेरे शिक्षक ने बहुत प्रशंसा की थी, और तब तक जीतो जब तक हम अखाड़े में नहीं मिलते। उसने मेरे कानों में फुसफुसाया और जल्दी से उसे ले गई। मैं एलेन को देख ही रहा था कि मुझे अपनी पीठ पर बहुत ठंडक महसूस हुई। जब मैंने उस दिशा की ओर देखा जिधर से मुझे उसकी नज़र महसूस हो रही थी, तो मेरी नज़र एडमंड की ग्रे आंखों पर पड़ी, जो मुझे अजीब तरह से देख रहा था। मुझे नहीं पता कि उन भावनाओं का क्या मतलब है, लेकिन वे मुझे बहुत असहज महसूस करा रही हैं, जिसका मतलब है कि जो भी भावनाएं हैं, उनके मन में मेरे लिए अच्छे इरादे नहीं थे। वह एक सेकंड और मेरी ओर देखता रहा, फिर धीरे धीरे अपनी सीट पर चला गया। तभी मैंने उससे नजरें हटा ली। मुझे नहीं पता कि वह अभी कितना शक्तिशाली है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, और केवल जिल और एलेन ही उसकी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। सांस। मैंने आह भरी और उन विचारों के बारे में सोचना बंद कर दिया और मेजबान की ओर देखा जो अरेना के केंद्र में उड़ गया था। कुछ ही मिनटों में मुकाबले शुरू हो जाएंगे और मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा। आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के 14वें दिन में स्वागत करता हूं। मेजबान ने धीमी आवाज में कहा, जिससे स्टेडियम में बैठे लाखों लोगों में भारी उत्साह फैल गया। आज के नियम सरल हैं, सभी। मेजबान ने नियम समझाए, जो, जैसा कि उसने कहा, सरल हैं। हम 10 लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, उनमें से 5 क्वार्टर फाइनल के लिए जाएंगे। 5 लोगों में से जो सबसे कम समय में दौड़ पूरी कर लेगा, वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, जहां वह उन 2 लोगों से मुकाबला करेगा जो विजेता बनकर उभरेंगे। अगर वह दोनों लोगों के खिलाफ लड़ाई जीत जाता है तो कोई फाइनल नहीं होगा और उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यदि वह एक मुकाबला हार जाता है या दोनों मुकाबले हार जाता है, तो 2 मैचों का विजेता फिर दोनों कल फाइनल में लड़ेंगे। पहला मुकाबला कैमिला जॉनसन और जॉर्ज कामेन के बीच होगा, मेजबान ने कहा, जब दोनों का प्रक्षेपण स्क्रीन पर दिखाई दिया। जब उन्होंने देखा कि दोनों का नाम पुकारा जा रहा है, तो वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर उठकर अलग अलग दरवाजों की ओर चल दिए। 1 मिनट बाद मैंने देखा कि वे दोनों अलग अलग दिशाओं से विशाल एरेना में आ रहे थे। उन्हें देखकर दर्शकों ने जोरदार जयकारे लगाए। मैंने पहले कभी इतनी जोरदार जयकारे नहीं सुने थे। यह अच्छी बात है कि स्टेडियम के चारों ओर ध्वनि को धीमा करने के लिए हजारों ध्वनि अवशोषक लगे हुए हैं, अन्यथा सामान्य लोग इतनी बड़ी ध्वनि के सामने स्वयं को बहरा पाते। जैसे ही वे दोनों अरेना में आए, एक खूबसूरत होस्ट रेफरी के रूप में उनके पास आए और उनसे पूछा कि क्या वे लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी ओर से सिर हिलाते हुए उसने उन्हें लड़ने की अनुमति दे दी। जैसे ही अनुमति मिली, लड़ाई शुरू हो गई, और मुझे कहना होगा कि दोनों ने ही ज्यादा देर नहीं की। उन्होंने सीधे अपनी विरासत की शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे ताकि वे उस स्लॉट को पा सकें। मैं लड़ाई का निरीक्षण करता हूं, एक भी पल चूकना नहीं चाहता। अगर मैं पहली बाधा पार करने में भाग्यशाली रहा तो विजेता सेमीफाइनल में मुझसे भिड़ सकता है। मैंने किलिंग रूल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जो मैं आमतौर पर नहीं करता क्योंकि इसे इस्तेमाल करते समय मुझे माइग्रेन महसूस होता है। डेटा बहुत अधिक है, लेकिन अब मुझे इस डेटा की आवश्यकता है, और यदि ऐसा हुआ तो मैं अगले राउंड में विजेता से मुकाबला करूंगा। हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा अन्य कारण भी हैं, जैसे अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना। इन 9 लोगों से मुझे जो अनुभूति हुई उसके आधार पर मैंने उन्हें 3 स्पेक्ट्रमों में विभाजित किया था। पहले स्पेक्ट्रम में जिल, एलेन और एडमंड शामिल हैं। वे मुझे सबसे तीव्र एहसास देते हैं और एक ही हमले में मुझे कुचलने की ताकत रखते हैं। दूसरे स्पेक्ट्रम में रिया, कैमिला, जॉन, साइमन और बॉबी शामिल हैं। ये भी बहुत शक्तिशाली हैं और मुझे उन्हें हराने का आत्मविश्वास नहीं है। तीसरे स्पेक्ट्रम में मैं और जॉर्ज शामिल हैं, जो कैमिला के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने लेवल 3 इनहेरिटेंस और लेवल 6 संविधान स्वीकार किया था, जो उनकी शक्ति को काफी बढ़ाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सब उन्हें कैमिला के खिलाफ जीतने में मदद करेगा। अगर मैं सही हूं, तो कैमिला उसे आधे घंटे या उससे भी कम समय में खत्म कर देगी। अगर वह चाहती तो उसे 1 मिनट में खत्म कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी। ये क्षमताओं का खुलासा होगा, और उसके जैसा कोई भी चतुर व्यक्ति लड़ाई से पहले विरोधियों को उसकी सभी क्षमताएं नहीं बताएगा। वह संभवतः जॉर्ज को तब तक कमजोर करती रहेगी जब तक कि वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किए बिना उसे खत्म नहीं कर देती। हालांकि वह खुद को रोक रही है, फिर भी
वह जो लड़ाई लड़ रही है वह बिल्कुल अद्भुत है। वे दोनों बहुत शक्तिशाली चालें इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे पूरा रूनिक कवच बुलाना पड़ता। मेरे रूनिक कवच का छोटा रूप ऐसी शक्तिशाली क्षमताओं के सामने टिक नहीं पाता। उन दोनों की विरासत अद्भुत है, उनकी कलाएं भी अद्भुत हैं। खैर, यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वे सर्वोच्च संगठन से हैं। उन्होंने अपने संगठन में कचरा स्वीकार नहीं किया। पूरा अखाड़ा उन भयानक हमलों से भरा हुआ है जिनके सामने सामान्य एडमेंटाइन आसानी से वाष्पीकृत हो जाएंगे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने स्तर 1 और स्तर 2 की विरासत स्वीकार कर ली है, वे भी ऐसे हमले के सामने आने पर तुरंत मारे जाएंगे। जब मैं देख रहा होता हूं, तो मैं ये भी गणना कर रहा होता हूं कि मैं इस तरह के हमले का किस तरह से जवाब दे सकता हूं, उनके हमलों का किस तरह से जवाब दिया जाए। इस बारे में दर्जनों परिदृश्य मेरे दिमाग में घूम रहे होते हैं। समय बीतता गया और आखिरकार 45 मिनट बाद कैमिला ने एक भयंकर हमला किया जिसे जॉर्ज चकमा नहीं दे सका। हमला सीधे उसके सिर पर लगा और वह बेहोश हो गया।